हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो रहेगी वो असेसमेंट वर्कशीट 06 से रिलेटेड रहेगी। इंग्लिश की क्लास 9 की रहेगी और 27 सितंबर की रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके असेसमेंट चल रहे हैं और ये एक तरह से आपकी रिवीजन है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सारे आंसर्स किए हैं आपके लिए प्रिंटेड फॉर्म में, लेकिन आप पहले समझिएगा भी। ठीक है, और अगर आपने याद नहीं किया अभी तक तो आप अपने अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से उसे लर्न कीजिए। ठीक है, फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आपको जो ये असेसमेंट की वर्कशीट मिली है मैं दिखा देता हूँ। टोटल 13 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये जो है टोटल 20 मार्क्स का है। ठीक है, और जो 1 से लेकर जो 6 तक हैं वो 1 मार्क्स के हैं। 7 से लेकर 13 के 2 मार्क्स के हैं। और ठीक है, इस तरीके से टोटल जो हैं वो आपको 20 मार्क्स बन जाते हैं। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। पहला जो है आपका जो क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, और इसमें जो 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि देखिए इसमें जो है ना डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती है। इसमें ना टोटल 4 जो है रूल्स आपको याद रखने होते हैं। अब उन रूल्स के बारे में फिर कभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल जो है मैं आपको इनके आंसर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं इसी में आंसर के साथ आपको बताता जाऊँगा। देखिए, पहला जो है क्वेश्चन है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है। आप क्वेश्चन पीछे करके थोड़ा सा और नोट कर लीजिएगा। तो ये है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। फिर ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाता है और यहाँ बोल रहा है आई एम फीलिंग अनवेल टुडे। तो मैंने आपको बोला ना कि इसमें जो रूल्स जो होते हैं उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सेड टू। ठीक है, सेड टू को हम यहाँ टोल्ड तब लिखते हैं जब यहाँ पर फुल स्टॉप होता है। ओके, ठीक है, तो हमने टोल्ड लिख दिया। और अगर फुल स्टॉप है लेकिन यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव मतलब जैसे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है इम्पेरेटिव वर्ड आ जाता है, जैसे एडवाइज, ऑर्डर्ड, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, आप सेड टू की जगह टोल्ड लगा देंगे। ये पहला रूल होता है। दूसरा रूल है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा। अगर फुल स्टॉप है तो यहाँ दैट लगता है। ठीक है, तीसरा रूल जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट दे रखा है ना वो जो है ना इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन लिखा है या पूरी लाइन में अगर कहीं भी फर्स्ट पर्सन लिखा है तो हम पहले वाले को देखेंगे। क्यों? क्योंकि आई है वो कौन बोल रहा है, ही के लिए यूज़ हुआ है, तो हम इसको भी इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ आई लिखा है ना, तो यहाँ पर ही लिखा है तो यहाँ पे ही कर देंगे हम इस तरीके से। जैसे अगर यहाँ पे नाम दिया होता राम और वो लड़का है तो ही हो जाता। ऐसे अगर यहाँ पे शी होता तो हम शी कर देते। ठीक है, थर्ड रूल होता है। और क्योंकि एक ही मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी हम सिर्फ आंसर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होता है इनमें। उसके बाद जो है ना चौथा जो रूल होता है, आपको यहाँ पे टेंस का ध्यान रखना है। अगर ये पास्ट में चल रहा है तो हमें इसको पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। ओके, ही वॉज फीलिंग अनवेल, और जैसे टुडे लिखा होता है तो डैट डे हो जाता है, यस्टरडे लिखा होता है तो डे बिफोर हो जाता है, या प्रीवियस डे हो जाता है। इस तरीके से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब जिनको अच्छे से रूल्स पता है तो वो पहले खुद करें, फिर अपना आंसर मैच कर लें। ओके, तो मैं अब आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। तो पहले वाले का है ही टोल्ड मी दैट ही वॉज फीलिंग अनवेल डैट डे। नेक्स्ट है, बाकी थोड़ा थोड़ा बताता भी रहूँगा, कोई बात नहीं, है ना। नेक्स्ट है आई सैड, मैंने कहा। आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो जब सैड होता है ना, जैसे यहाँ पे टू लगा है तो ही टोल्ड होता है। ठीक है, अगर सैड लिखा है तो आप सैड ही लिखेंगे। ठीक है, ही सैड दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगेगा क्योंकि ये फुल स्टॉप है, सिंपल है। ठीक है, और आई है ना, और यहाँ पर भी आई है तो ये आई ही रहेगा क्योंकि मैं खुद ही तो बोल रहा हूँ इसलिए। और एम का वास हो जाएगा। ठीक है, और स्पीकिंग द ट्रुथ बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस था।
तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल गया। अब आगे देखते हैं थर्ड कौन सा है। थर्ड देखिए डियर स्टूडेंट्स, सुहानी सैड टू हर मदर, सुहानी ने अपनी माता जी से कहा, आई लर्न मैनी न्यू थ्योरीज टुडे, आज मैंने बहुत सारी जो है न्यू थ्योरीज जो है वो सीखी थी। ठीक है, तो जब यहाँ सैड टू है तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा क्योंकि फुल स्टॉप चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ना गलत मिस प्रिंटिंग हो गई, फुल स्टॉप आएगा। ओके, ठीक है, तो टोल्ड आएगा यहाँ पर और हर मदर हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा है ना, यहाँ डैट लगा देंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये जो आई है अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो हम पहले जने को देखेंगे, सुहानी लड़की है तो शी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लर्न, अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आता है, यहाँ पे लर्न लिखा है ना, अगर पास्ट इंडेफिनिट आता है तो हमें उसे परफेक्ट जो है ना पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ता है। किसमें बदलना पड़ता है? पास्ट परफेक्ट में। तो इस तरीके से लर्न का हैड लर्नड हो जाएगा, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा, लेकिन टुडे का क्या हो जाता है? डेड डे हो जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ चेंजेस आ रहे हैं ना मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी एक बार आप रूल्स देखेंगे ना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा ये। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई वॉज ऑब्जर्विंग यू एट द पार्टी, कि मैं तुम्हें ना पार्टी में ऑब्जर्व कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर भी फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे सेड टू लिखा है तो टोल्ड हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लिखा है ना तो हम दैट लगा देंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर पहले वाले को देखना है, पहले वाला सब्जेक्ट में आई है। ठीक है, क्या है डियर स्टूडेंट? आई, और ये फर्स्ट पर्सन होता है, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये जो आई है ना ये फर्स्ट पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो हमें पहले वाले को देखना है, और ये ही है तो यहाँ पर हम ही कर देंगे। और अगर वॉज ऑब्जर्विंग, यहाँ पर जो है ना पास्ट कंटिन्यूस है, जब भी पास्ट कंटिन्यूस आता है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलना पड़ता है। तो वास की जगह हैड बीन हो जाएगा, ऑब्जर्विंग का ऑब्जर्विंग आ जाएगा। और ये जो यू है ना, देखिए यहाँ पर यू है तो ये सेकंड पर्सन में आता है, और जब सेकंड पर्सन में आता है तो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मी को। तो मी मतलब मैं हूँ ना, ठीक है, तो यहाँ पर मी ही आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया? तो आएगा ही हैड बीन ऑब्जर्विंग मी एट द पार्टी। ओके, अब आगे देखते हैं फिफ्थ कौन सा है। देखिए उसके बाद है फिफ्थ, सानिया सेज आई एम लिविंग टूडे, मतलब मैं आज जो हूँ छोड़ रही हूँ, मतलब वो कहीं जा रही है। अब देखिए जब यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो फिर हम सबको प्रेजेंट में ही रखते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और सेज है तो सेज ही रहेगा, इन्वर्टेड कोमा की जगह डैट लग जाएगा क्योंकि फुल स्टॉप है। आई कौन है? सानिया लड़की है तो शी हो जाएगा, बाकी सारा सेम। शी के साथ इज लगता है, एम नहीं लगता। लिविंग टुडे का टुडे रहेगा, या डेट डे नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट देखिए, हेमंत सैड आई बोट अ पेन यस्टरडे, मैंने कल एक पेन खरीदा था, हेमंत ने कहा। हेमंत सैड डैट हो जाएगा, जब सैड लिखा आता है तो सैड ही लिखते हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, टू लिखा है तो टोल्ड कर देंगे। इन्वर्टेड कोमा की जगह यहाँ पर डैट लग जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो हेमंत को देखेंगे, हेमंत लड़का है, यहाँ ही हो जाएगा। और मैंने क्या कहा था, अगर यह पास्ट इंडेफिनिट आता है तो हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। ठीक है, इस तरीके से ही हैड बोट हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, और बोट की मतलब खरीदने की सेकंड और थर्ड सेम होती है, तो यहाँ पर सेम रही है बोट, और यहाँ हैड हो गया। ओके, ऐसे अ पेन, यस्टरडे को आप प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं, डे बिफोर भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों लिख दिया। ओके, फिर फुल स्टॉप, दोनों में से आपको एक लिखना है, प्रीवियस डे या डे बिफोर, दोनों नहीं लिखने। लिख भी दोगे ब्रैकेट में लगा के तब भी टीचर आपके नंबर नहीं काटेगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, 7th क्वेश्चन। देखिए 6 तक तो जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच थी, ठीक है, जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, है ना। तो उसके बाद अब 7 से लेकर जो 13 तक क्वेश्चन है ना, तो वो आपके रेन ऑन द रूफ जो पोएम है और जो लिटिल गर्ल है उससे रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है, व्हाट डज द पोएट वांट टू डू व्हेन इट रेन्स। ठीक है, जो पोएट है ना वो क्या चाहता है,
ठीक है, जब बारिश होती है तो क्या चाहता है, ठीक है। तो व्हेन इट रेन्स, इसका आंसर पढ़ रहा हूँ, व्हेन इट रेन्स द पोएट वांट्स टू लाई ऑन बेड, वो बेड पर लेटना चाहता है इन अ कॉटेज, जो उसकी जो कॉटेज है ना, जो झोपड़ी सी बनी हुई है उसमें, एंड लिसनिंग टू पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन, और जो रेन की जो पिटर 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 जो साउंड आ रही है उसको वो सुनना चाहता है। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको 7th करवा दिया। अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारा 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द टिंकल ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द पोएट्स हार्ट। जो टिंकल मतलब जो टन की आवाज़ आ रही है, जो खनकने की आवाज़ आ रही है, जो बारिश की जो बूंद नीचे गिर रही है उसकी जो साउंड आ रही है, तो उसका जो है पोएट के हार्ट पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है द टिंकल ऑफ द रेन ड्रॉप्स एको इन द हार्ट ऑफ द पोएट। ठीक है, एक जो ना जो टिंकल की जो साउंड आती है ना रेन ड्रॉप की, तो पोएट के हार्ट में गूंज उठा वो, ठीक है, एक तरह का उसका रिदम मतलब उसके हार्ट में आने लग गया। एज इफ हिज हार्ट बीट रिस्पॉन्ड, और उसकी जो हार्ट बीट है, जो दिल की धड़कन है, वो रिस्पॉन्ड करने लग गई टू एवरी साउंड ऑफ द रेन बाय इट्स रिदम। एक लय के साथ जो है उसकी हार्ट बीट भी उसके साथ मैच करने लगी और एक रिस्पॉन्स देने लग गई। आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर आप और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, मोर ओवर, और भी बात, जो द रेन किंडल्स मैनी मेमोरीज, और जो रेन की वजह से बहुत सारी जो मेमोरीज है ना, वो क्या हो गई, किंडल्स हो गई पोएट के माइंड में, एक जागृत हो गई, और जो ड्रीमी इमेजिनेशन वो सोच रहा था, जो कल्पनाएं वो सोच रहा था, वो लॉस्ट हो जाती हैं। ठीक है, मतलब वो मेमोरी जो माँ की है वो उसके दिमाग में भी आने लग जाती है। तो ये आंसर था 8th। अब उसके बाद हम करेंगे 9th। देखिए उसके बाद है नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रेन ऑन द रूफ। ये कह रहे जो रेन ऑन द रूफ है ना, उस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है, या आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है ये आप लिखें आंसर, ठीक है, बाकी आप समझ लीजिए मैं क्या इसमें बता रहा हूँ। देखिए सेंट्रल आइडिया का मतलब तो ये होता है कि जो पूरी की पूरी जो पोएम है ना, उसका केंद्र बिंदु क्या है, वो किसके ऊपर फोकस कर रही है। तो अगर इसका निचोड़ किया जाए ना, तो यही है कि ये अप्रिशिएट कर रही है द हीलिंग पावर ऑफ द रेन। ठीक है, मतलब रेन किस तरीके से जो दर्द है ना, ठीक, उसको मिटा सकती है, और जो है ना उसके ऊपर यहाँ पे सेंटर किया गया है, हीलिंग पावर को सेंटर किया गया। बाकी हमें थोड़ा इसमें और अच्छे से बताना पड़ेगा, क्योंकि जो पोएट किस तरीके से बारिश को सुनता है और उसकी मम्मी की यादें उसके माइंड में आ जाती हैं, ठीक है, और वो जो इधर उधर की जो कल्पना होती है उससे बाहर निकल जाता है। यही इसमें मेन था। सुन लीजिए मैंने क्या लिखा है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ कंपोज बाय कोर्स्किनिंग, ये पोएट का नाम है, इज दैट लाइंग इन बेड लिसनिंग टू द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ इज नॉट लेस देन अ ब्लिस। ये कह रहा है कि जो उस आवाज़ को सुनता है ना, तो वो आशीर्वाद से कम नहीं है। जो इसकी एको है, ठीक है, इट्स एकोज इन द हार्ट, जो उसकी जो गूंज उसके हार्ट में आती है, एंड कॉजेज 1000 मेमोरीज एंड इमेजिनेशन, और कई प्रकार की जो है ना मेमोरीज और कल्पनाएं जो हैं उसके अंदर आने लग जाती हैं। ठीक है, और द रेन आल्सो ब्रिंग्स बैक द मेमोरी ऑफ द पोएट्स मदर, और जो रेन है वो उसके अंदर वापस ले आती है उसकी माता की यादें ले आती है, हु डियरली लव्ड हिम, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इन शॉर्ट मैंने लिखा है कि पोएट अप्रिशिएट द हीलिंग पावर ऑफ द रेन थ्रू दिस पोएम। ठीक है, इस पोएम के थ्रू जो है पोएट रेन की हीलिंग पावर को यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोएट के पास जो है मेमोरी जो है आ गई है माता की, ठीक है, जिससे उसे बहुत अच्छा फील होता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 10th। और देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर न्यू हैं, ठीक है, या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है, अब हम 10th क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। 10th क्वेश्चन में कह रहा है, हु वाज द फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड फॉर द लिटिल गर्ल। अब यहाँ पर ना जो आपकी बुक है, ठीक है, बिहाइव, उसमें जो आपका लेसन है अ लिटिल गर्ल, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, द लिटिल गर्ल है ना, हु वाज द फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड फॉर द लिटिल गर्ल।
तो यहाँ पर कौन सी फिगर के बारे में बताया जा रहा है, वो कौन सी फिगर जिससे जो लिटिल गर्ल है, केजिया नाम है उस लड़की का, वो डरती है और अवॉइड करने की कोशिश करती है। तो अब आप सब जानते होंगे, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो उसके फादर ही हैं जिससे वो बहुत डरती है, उसकी फिगर से डरती है, ठीक है, और उनको अवॉइड करती है क्योंकि वो हार्श होते हैं, स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, ठीक है तो बहुत कुछ इसमें। केवल हु पूछा था, मेन आपको नेम बताना है, तो हर फादर है, ठीक है। बाकी मैंने फिर भी इसमें एक लाइन ऐड कर दी है कि ऐसा क्यों था कि वो फियर्ड और अवॉइड करती थी, ठीक है। इट वॉज बिकॉज ही ऑलवेज टॉक विद हर वेरी स्ट्रिक्टली, उससे बहुत स्ट्रिक्टली बात करते थे, रूडली बात करते थे, इसी वजह से उसके माइंड में, ठीक है ना, एक तरह से अवॉइडनेस आ गई थी और फियर था। बाकी आप इसमें और भी अगर जैसे पूछे ना वाई, तो आप इसमें वो भी ऐड करेंगे कि भाई उनके हैंड जो है बहुत बड़े थे, उनका माउथ बड़ा था, ठीक है, इस तरीके से। वो एक अगला क्वेश्चन है ना, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं उससे लेकर, लेकिन यहाँ पर केवल हु पूछा था तो आपको, ठीक है, हु का आंसर बताना था। ओके, अब आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है व्हाट वाज केजिया's फादर्स रूटीन बिफोर गोइंग टू द ऑफिस। जो केजिया के जो पापा है ना, उनकी क्या रूटीन थी ऑफिस जाने से पहले। तो बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस केजिया's फादर यूजुअली वेंट इनटू हर रूम टू गिव हर अ कैजुअल किस। अब देखो मैंने ना यहाँ पर हर लिखा है, ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि केजिया की बात हो रही है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। ओके, तो केजिया के पापा जो हैं उसके रूम में जाते थे उसको कैजुअल किस करने के लिए, ठीक है, मतलब उससे वो प्यार करते थे, लेकिन बच्ची नहीं समझ पाई शुरुआत में, ठीक है, क्योंकि उसके पापा बहुत बिजी थे। तो आपको भी अपने पेरेंट्स को अच्छे से समझना होगा, ठीक है, उनसे बॉन्डिंग बना के रखनी होगी, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के लिए सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं 12th में। वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने पापा से इतना क्यों डरती थी। तो केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्ट बिहेवियर। उनके सख्त बिहेवियर की वजह से ही वो उनसे डरती थी। ही नेवर इंटरेक्टेड विद हर पोलाइटली। वो उनके साथ जो है, मतलब ही है ना, तो केजिया के पापा की बात हो रही है, वो उसके साथ कभी पोलाइटली इंटरेक्ट नहीं होते थे, जुड़ते थे, हम्बली नहीं बात करते थे उससे। ही नेवर प्लेड विद हर, उनके साथ खेलते भी नहीं थे। मोर ओवर, एक और बात, ही हैड बिग हैंड्स, उनके बड़े हाथ थे, एंड माउथ व्हेन ही यॉन्ड हर बिग, ठीक है, जब वो बांसी बड़ी सी लेते थे तो उनका मुंह और बड़ा हो जाता था, ठीक है, जिससे कि केजिया और डर जाती थी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर, और वीडियो कैसे लगे आप ये भी बता सकते हैं कमेंट करके। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ओकेजन डिड केजिया's ग्रैंडमदर आस्क हर टू प्रेजेंट अ गिफ्ट टू हर फादर। क्वेश्चन ये कि किस ओकेजन पर, ठीक है, केजिया की जो दादी है ना, उन्होंने बोला केजिया को कि अपने पापा जी को जो है ना गिफ्ट प्रेजेंट करो, गिफ्ट प्रोवाइड करो, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, हाँ, उनके बर्थडे पर। जिन बच्चों को पता है, वेरी गुड। केजिया's ग्रैंडमदर आस्क्ड हर टू प्रेजेंट अ गिफ्ट टू हर फादर ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे, ठीक है। बस इसमें इतना ही था, क्योंकि सिर्फ ये पूछा है कि किस ओकेजन पर, तो आपको बर्थडे ही बताना था। ओके, तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट मैंने आपको अच्छे समझा दी है, असेसमेंट से रिलेटेड थी। आपको सारी की सारी असेसमेंट वर्कशीट मिलेंगी। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।